In today's lecture we will study about the reflection of light. प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने लाइट का नेचर देख लिया कि लाइट का नेचर जो होता है वो ड्यूअल होता है, यानी कि वो क्या है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ उसका पार्टिकल नेचर लेकर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें से एक है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इन सब फिनोमिनाज जो है, ये जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो देखे गए थे, इनको एक्सप्लेन हम तभी कर पाने में सक्सेसफुल हो रहे थे जब हम ये मानकर चलें कि जो लाइट होती है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, जहाँ पर क्या है, एक वेव दूसरे वेव के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। तो दैट मीन्स वहाँ पर हम जो है उन फिनोमिनाज को, उन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को तभी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि लाइट कैसा है, वेव नेचर रखता है। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो रिफ्लेक्शन बेसिकली लाइट का पार्टिकल नेचर लेकर ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन इज एक्चुअली अ फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। यानी कि हम जानते हैं लाइट जो होती है वो किसी भी मीडियम में एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। जब तक उसका मीडियम चेंज नहीं होता उसकी पाथ भी चेंज नहीं होती है। तो वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, वो फिनोमेना जिसमें लाइट जो है अपनी पाथ चेंज करती है मीडियम को चेंज किए बिना, यानी कि मीडियम वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन लाइट की जो पाथ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि सेम मीडियम है लेकिन लाइट की पाथ फिर भी चेंज हो रही है। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। दैट मीन्स लाइट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो क्या करती है, मान लीजिए एक मीडियम है और दूसरा मीडियम है, तो उसकी बाउंड्री जहाँ पर आएगी, अगर उस बाउंड्री पे टकरा के वो लाइट वापस आ जाती है, दो मीडियम्स की बाउंड्री है, लाइट मूव कर रही है और इस बाउंड्री पे टकरा के लाइट क्या कर रही है, बाउंस बैक हो रही है, वापस आ रही है। दैट फिनोमिना इज एक्चुअली कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको हम मिरर की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन जनरल अगर आप देखें, कोई भी, अगर मान लीजिए कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट है और इस पर लाइट क्या कर रही है, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, तो होता क्या है कि उसमें से कुछ पोर्शन जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होगी मोशन की वो उसी मीडियम में रहती है लेकिन चेंज हो जाती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। कुछ पोर्शन उसका अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिशन उसका वहाँ पर हो जाता है। तो मिरर बेसिकली क्या है, मिरर एक ऐसा आप सरफेस मान सकते हैं जो कि बहुत स्मूथ होता है, वेल पॉलिश्ड होता है, और उस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट का अधिकतर हिस्सा जो होता है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है इंसिडेंट लाइट का, जो उस पर पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, यानी कि वो बाउंस बैक हो जाता है, वापस मुड़ जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मिरर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनिंग द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। हम मिरर की हेल्प से रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी लाइट की रे जो होती है, जब किसी मिरर पे, या कह सकते हो एक स्मूथ और बहुत अच्छी तरह से पॉलिश्ड, वेल पॉलिश्ड सरफेस है, उस पर स्ट्राइक करती है, तो वो जो लाइट की रे होती है जब मिरर पे पड़ेगी, उस पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ेगी, तो पड़ने के बाद क्या होती है, जो उसका हिस्सा बाउंस बैक हो रहा है, जो मुड़ रहा है, वापस उसी मीडियम में जा रहा है मुड़ के, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम ये मान लें कि ये क्या है, एक M1 M2 हमारा एक मिरर है या कोई भी एक पॉलिश्ड सरफेस है, जहाँ पर हमने एक नॉर्मल मान लिया, एक परपेंडिकुलर लाइन मान ली इस सरफेस पे, जिसको हम ON से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ON यहाँ पर क्या है, हमारा नॉर्मल है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये बोर्ड का सरफेस है और उस पर अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पर, तो ये क्या हो गया, इस सरफेस के लिए नॉर्मल हो गया। तो ON यहाँ पर क्या है, हमारा नॉर्मल है। यहाँ नॉर्मल पे, यानी कि जहाँ पर ये पॉइंट है हमारा O, ठीक है, O पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है। तो इस O पॉइंट पर कोई भी लाइट रे मान लीजिए इंसिडेंट होती है, और उसका जो इंसिडेंस होने का एंगल है वो कितना है, यहाँ पर I है। यानी कि जो आपतन कोण है, यहाँ पर जो ये आपतित किरण है, ठीक है, ये कितने एंगल पर इस मिरर के ऊपर पड़ रही है, नॉर्मल से I एंगल बनाते हुए पड़ रही है। तो OAB जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन है, ये यहाँ
इंसिडेंट रे को शो कर रही है और ये इस मिरर पे M1 M2 मिरर पे O पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, मीडियम इसका जो हुआ बाउंड्री पर आ गया, चेंज हुआ, तो यहाँ से ये जो रे होगी टकरा के वापस इसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो ये जो टकरा के वापस रे मुड़ेगी, इस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड। यानी कि जब रे क्या हो गई, टकराई और बाउंस बैक की, तो जो बाउंस बैक वाली रे है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, परावर्तित किरण। तो ये जो परावर्तित किरण है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इस नॉर्मल से आर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है अगर, तो आर क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आई हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो प्रोसेस है कि लाइट की रे इंसिडेंट हुई मिरर पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे और वहां से टकरा के वो क्या हुआ, वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है। तो इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को जो ऑब्जर्व किया गया है, इसी को नाम क्या दिया गया था, रिफ्लेक्शन दिया गया है। ठीक है, अगर ON क्या है हम नॉर्मल मान के चल रहे हैं और जो लाइट की रे है वो O पॉइंट पर I एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो I हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। O क्या है हमारी इंसिडेंट रे, और ये रेड कलर में जो हमारी रे है OB, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल से अगर R एंगल बना रही है तो R हमारा यहाँ पर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेसिक रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आपने देख लिया कि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट की जो पाथ है वो चेंज हो रही है लेकिन मीडियम चेंज नहीं हो रहा। सेम मीडियम में अगर लाइट की पाथ चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। बेसिकली रिफ्लेक्शन को आप तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हो, या कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो तीन तरह से हो सकता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि हम बेसिकली अभी पढ़ रहे हैं, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ही हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि एक पॉलिश्ड सरफेस ले रहे हैं जिसपे लाइट इंसिडेंट होती है और फिर वो बाउंस बैक होती है। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें क्या है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर हम लेंगे इंसिडेंट रेज की, यानी कि जितनी भी रेज हैं अगर वो उन सभी को एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उस इंसिडेंट रे के कॉरस्पॉन्डिंग में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हर एक इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये रिफ्लेक्शन का नियम है, लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होता है, जो मैं अभी को बताऊंगी भी, एक्सप्लेन भी करूंगी। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए हम इंसिडेंट रे को सरफेस पे अलग अलग पॉइंट पर सेम ही एंगल पर इंसिडेंट कर रहे हैं, सेम ही एंगल पर वो स्ट्राइक कर रही हैं, तो हर एक इंसिडेंट रे के कॉरस्पॉन्डिंग में जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेंगी। बाउंस बैक होने के बाद जो हमारी रेज होंगी रिफ्लेक्टेड, उनकी भी डायरेक्शन क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो मूव करती है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेकेंड वन है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आपको कब देखने को मिलता है, इन केस ऑफ नॉन मेटेलिक सरफेस अगर है, या कह सकते हो अगर रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे क्या होता है, सरफेस के ऊपर माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज होती हैं। जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्मूथ नहीं होता है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो उसका जो सरफेस होगा वो थोड़ा जिग जैग उबड़ खाबड़ इस तरह का होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब जो रेज होती है लाइट की, वो एक ही एंगल पर अगर आप इंसिडेंट कर रहे हो, या जब एंगल जो इंसिडेंट रेज है लाइट की जब वो स्ट्राइक करती हैं जो हमारा रफ सरफेस है या जो नॉन मेटेलिक सरफेस है उस पर, तो जब वो बाउंस बैक होंगी स्ट्राइक करने के बाद तो वो सभी डायरेक्शंस में मूव करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सभी रेज को एक ही एंगल पर इंसिडेंट कर रहे हो तो हर रेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वो भी एक ही एंगल पर मिलेगी, ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये सारी रेज जो है इस सरफेस पे सेम एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, सेम एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन ये रे जो है वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा है, हालांकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पर सेम है,
ठीक है। तो लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आ रहा है वो हर एक रे के लिए अलग अलग आ रहा है। तो वो किस वजह से आ रहा है, माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज़ की वजह से आ रहा है, क्योंकि वो जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इरेगुलरिटीज़ होती है। यानी कि डिफरेंट पॉइंट पर जो इंसिडेंट रे है, जो हमारी रेज है लाइट की जो स्ट्राइक कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर, वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी हर एक पॉइंट पर। इन जनरल अगर हम देखें, हम जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, जो भी है, ट्री है, बिल्डिंग है, या जो भी है, ये सारे जो हमें विजुअलाइज होते हैं वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से ही होते हैं। तो ये क्या है, हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अभी तक आपने देखा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक ही मिरर लेकर चल रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, जब लाइट स्ट्राइक कर रही है तो वो बाउंस बैक हो रही है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में एक्चुअल क्या होता है कि अगर हम एक से ज़्यादा मिरर्स लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। यानी कि एक बार जो होगा लाइट रिफ्लेक्ट करके बाउंस होगी, फिर उसकी जो इमेज बनेगी वो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होगी। तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस उसके अंदर फॉर्म हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, 2 मिरर लेते हैं, तो 2 मिरर के लिए अगर आप एक सिंगल सोर्स ले रहे हो लाइट की, तो जब वहाँ से लाइट स्ट्राइक करेगी मिरर्स पे तो एक से ज़्यादा इमेजेस वहाँ पर देखने को मिलेगी। एक से ज़्यादा इमेजेस वहाँ पर क्यों मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, 2 मिरर ले लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं। ठीक है, 2 मिरर्स हैं आपके पास, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल फेसिंग करके हमने रख दिया है, और बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो होगा क्या, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम मान लेते हैं इस मिरर में कहीं यहाँ पर बन रही है। ठीक है, आपको पता है मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। तो हमने क्या मान लिया, इस मिरर में इसकी इमेज यहाँ बन गई। अब इस इमेज का रिफ्लेक्शन जब यहाँ जाएगा, या ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज इसमें बन जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो यहाँ जाएगा तो यहाँ कोई इमेज बन जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन इधर जाएगा तो यहाँ एक इमेज बनेगी। अब जो इमेज फिर नई बनी है उनका रिफ्लेक्शन आगे की तरफ जाएगा, तो इस तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती चली जाएंगी। तो अगर 2 मिरर्स को आप पैरेलल रख दोगे तो कोई काउंटिंग नहीं है कि कितनी इमेजेस उसके अंदर फॉर्म होगी, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, जिसमें हर एक इमेज क्या होती है, एक दूसरी इमेज की इमेज बनती है। दैट मीन्स ईच इमेज इज अ रिजल्ट ऑफ अ इमेज ऑफ अ इमेज ऑफ अ इमेज एंड सो ऑन। ठीक है, हर एक इमेज की इमेज बनती चली जाती है, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो लाइट स्ट्राइक करती है वो बार बार रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक होती रहती है। इन जनरल ये देखा गया कि अगर हम मान लीजिए 2 मिरर ले रहे हैं M1 और M2, जिनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और यहाँ हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख लिया है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इधर भी दिखाई देगी और इधर भी दिखाई देगी, और उनकी इमेजेस के रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाई देंगे। तो ऑब्जर्व क्या किया गया, एक फॉर्मूला निकाला गया कि n इज इक्वल्स टू क्या होता है, 360/θ-1 के बराबर पाया गया, जहाँ पर थीटा क्या है, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल है, n नंबर ऑफ इमेजेस है जो कि इन मिरर्स को इस एंगल पर रखने पर बन रही है। यानी कि अगर हम M1 M2 को थीटा एंगल पर रखते हैं तो कितनी इमेजेस बनेंगी, n इज इक्वल्स टू 360/θ-1 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन दोनों मिरर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रख देते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं, तो 360/90 - 1 को सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा n इज इक्वल्स टू 3। यानी कि इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो 3 बनेंगी। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए एंगल को 60 डिग्री कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी 5। अगर आप थीटा को 0 कर देते हैं, यानी कि दोनों मिरर एक दूसरे को फेस करते हुए रख दिए, पैरेलल रख दिए हैं, तो यहाँ पर 360/θ यानी कि 360/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। तो इस केस में आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेगी, इन्फिनिट मिलेगी। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ से क्लियर है, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल रिड्यूस करते चले जा रहे हो, नंबर ऑफ इमेजेस जो यहाँ पर बन रही हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, इंक्रीज होती चली जाएंगी, और जब दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे वो इन्फिनिट हो जाएंगे।
तो ये क्या होता है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 3 बेसिक लॉज हैं। पहला नियम क्या कहता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइट क्या है, जो इंसिडेंट हो रही है वो ए ओ है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो ओ बी है, और इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल से आई एंगल बना रही है तो आई आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अगर रिफ्लेक्टेड रे ओ भी नॉर्मल से आर एंगल बना रही है तो एंगल आर क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर पहला नियम क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो तीनों रेज हैं आपकी, यानी कि एक तो आपका नॉर्मल जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मिरर के ऊपर, अगर हम ये देखें यहाँ पर ये जो सरफेस है ये हम मिरर शो करते हैं, तो मिरर पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ एन। ठीक है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। अगर इस ओ एन से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, आई एंगल बना रही है, और रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल बना रही है, तो ये जो हमारी रेज है ए ओ और ओ बी, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर या टू द सरफेस, ये तीनों लाइंस जो होंगी वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ से चेंज, मान लीजिए ये हमने क्या है, ये इसकी क्या हो गई ब्रेथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई लेंथ हो गई। अभी हमने क्या करा था, ब्रेथ के अलोंग एक क्या करा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के इस पे एंगल को क्या कर दिया, जो लाइट है वो उसको इंसिडेंट कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो प्लेन मिला वो ये वाला प्लेन आपको मिला जिसमें ए ओ बी और ओ एन सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब अगर आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हो, इसके डायरेक्शन या इसका प्लेन चेंज कर देते हो, मान लीजिए हम इसकी लेंथ के अलोंग इस तरह से जो है परपेंडिकुलरली लेंथ के अलोंग डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आपका एक क्या हो गया सरफेस हो गया, मान लीजिए रिफ्लेक्टेड सरफेस का, तो अगर पहले क्या कर रहे हैं हम रे को इस तरह से इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे केस में हम रे को क्या कर रहे हैं, इस तरह से इंसिडेंट कर रहे हैं। तो दोनों केस में क्या होगा, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आप प्लेन को चेंज करोगे तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी उसी प्लेन में आ जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो आपका नॉर्मल है सरफेस के ऊपर, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे हमेशा। ठीक है, थर्ड वन ये कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा नॉर्मल की डिफरेंट साइड्स पर रहती है, एक ही साइड पर कभी नहीं हो सकती। यानी कि अगर ओ एन आपका नॉर्मल है तो ऐसा नहीं होगा कि ओ ए और ओ बी दोनों एक ही साइड पर आ जाए। अगर ओ ए आपका इस साइड से इंसिडेंस हो रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड होगी वो नॉर्मल के दूसरे साइड पर होगी, डिफरेंट साइड पर होगी। तो ये 3 बेसिक लॉज हैं। पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आई हमेशा आर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई की वैल्यू बढ़ाओगे या घटाओगे तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी उसी के हिसाब से। उसके बाद दूसरा ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो किरण पड़ रही है मिरर के ऊपर, जो रिफ्लेक्टेड रे है जिसका परावर्तन हो रहा है, और जो नॉर्मल है आपका सरफेस पे, ये तीनों लाइंस जो होंगी वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी। और थर्ड वन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के अपोजिट साइड पर होती है। तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।